चलिए आज का हमारा क्लास रहेगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का और क्लास 12 का केमिस्ट्री है ये। और चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है ये। और हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है कि दिमाग में ये आइडिया करना है, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने जाए तो दिमाग में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग नॉर्मल जर्नल प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, वो प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं जिससे हम लोग किसी भी मेटल को प्योर फॉर्म में कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं ना वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं ना, उसको हम लोग को प्योर करना पड़ता है। तो वो क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे किन किन प्रोसेस से गुजर करके आपको प्योर मेटल मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक बेसिक ये आपको दिमाग में स्ट्रक्चर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन मैंने बनाया इस चैप्टर का, वो है कि इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट, क्या पढ़ेंगे हम लोग, एलिमेंट्स के बारे में और इसके बारे में कि कोई एक एलिमेंट्स किस वाले वर्ड से प्राप्त होता है। दूसरा प्रोसेस पढ़ेंगे ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट को प्राप्त करने का क्या प्रोसेस है। ठीक है, वो सारा पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको बेसिक डेफिनेशन इस चैप्टर का समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग को ये पता है कि 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, जिसमें मेटल 91 है, नॉन मेटल्स 20 है और मेटलॉइड्स उपधातु 7 है। ठीक है, ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, तो हमारे पृथ्वी पे ना जो मेटल्स हैं वो कितने 118 अब तक पता चल चुका है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा बचपन में, आपको वो सारी क्या एलिमेंट्स का नाम पढ़ाया गया है। ठीक है, तो वो सब कितने हो गए 118। तो ये दिमाग में रखना है आपको कि अर्थ, अब उसमें एक पॉइंट है कि भूपर पट्टी अर्थ क्रस्ट इज द सोर्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का जो सोर्स है वो क्या है, आपका अर्थ क्रस्ट, ये पृथ्वी की ऊपरी जो सतह है। ठीक है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है ना, ठीक है, तो ये इसी में हम लोग को क्या लगभग सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिक बात हो गई यहाँ तक। एलिमेंट्स के बारे में आपने जान लिया, एलिमेंट्स के बारे में आप पहले से भी जानते हैं, मैं बस आपको आइडिया के लिए इतना बता रहा हूँ। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी एलिमेंट्स है एक एक करके आहिस्ते आहिस्ते सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में ये है कि एलिमेंट्स ना 2 स्टेट में प्राप्त होता है। आपने ये पढ़ लिया कि अर्थ क्रस्ट में, पृथ्वी में आपको एलिमेंट्स मिलते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं फ्री स्टेट में मिलेंगे आपको और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट्स किसी और चीज़ के साथ, किसी और एलिमेंट्स के साथ मिला हुआ है तो कंबाइंड स्टेट में हो गया, और अगर वो एलिमेंट्स फ्री है, किसी और के साथ मिला हुआ नहीं है, तो फ्री स्टेट में हो गया। भाई एलिमेंट्स सबको समझ में नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा था ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सारे तो क्या है, एलिमेंट्स ही तो है, यही तो है एलिमेंट्स। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सारे एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, तो चलिए फ्री एलिमेंट्स क्या है, या फ्री स्टेट में कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, कंबाइंड स्टेट में कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, उसको पढ़ा जाए। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि फ्री स्टेट में कौन सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो द एलिमेंट विच लेस रिएक्टिव, वैसे एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ना ही करना पसंद करते हैं, एंड विच डज नॉट रिएक्ट विथ H2O2, CO2 और एनी अदर सब्सटेंस। तो फ्री स्टेट के मतलब वैसे हम लोग एलिमेंट को फ्री स्टेट के एलिमेंट्स या फ्री स्टेट वाले एलिमेंट कहेंगे जो क्या हो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जनरली जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या है, कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट बिकॉज इट कैन रिएक्ट विथ इटसेल्फ।
तो कार्बन जो होते हैं ना जनरली वो भी आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं, कभी कभी वो कंबाइंड हो जाते हैं, लेकिन जनरली आप इसको फ्री स्टेट में आपको मिलेगा कार्बन। उसके बाद AuPTS AgCu, ठीक है, ये सब लेस रिएक्टिव होते हैं। और नोबल गैसेस, ये इसके बारे में भी आपको पता है कि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ, तो ये भी आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। तो वो सारे तत्व जो दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं, वो जो हैं फ्री स्टेट वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, आराम से समझ में आ रही चीजें। ओके, अब है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट क्या है? दूसरे के साथ रिएक्ट करने वाला, कि दूसरे के साथ जल्दी से रिएक्ट कर लेगा। तो द एलिमेंट विच इज मोर रिएक्टिव, वैसा एलिमेंट जो क्या हो, मोर रिएक्टिव हो, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाला, दूसरे के साथ अभिक्रिया करने वाला। विच कैन रिएक्ट H2O2 CO2 और एनी अदर सब्सटेंस एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पर दूसरे सब्सटेंस के साथ आसानी से अभिक्रिया करने वाले तत्वों को हम लोग कंबाइंड स्टेट वाले तत्व कहते हैं। ठीक है, अब है अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, FeAl, ये सारे जो होते हैं लगभग क्या सारे कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। CuAg आर आल्सो प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। तो ये Cu और Ag जो है ना, ये आपको दोनों स्टेट में मिलेंगे। कभी मतलब क्या है कि कभी वो रिएक्ट करते हैं, कभी वो फ्री स्टेट में भी रहते हैं। तो मैक्स एलिमेंट मतलब मैक्सिमम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट, और मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है वो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फ्री स्टेट वाले एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो दूसरे के साथ क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करते हैं जल्दी से। तो फ्री वो हैं जो दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं जल्दी से, और कंबाइंड स्टेट वाले एलिमेंट वो हैं जो दूसरे के साथ जल्दी से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आपको मैंने कहा AgCu फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाए जाते हैं। लेस रिएक्टिव फ्री स्टेट वाले जो लेस रिएक्टिव है, जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, वो आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। मोर रिएक्टिव जो ज़्यादा रिएक्ट करने वाले हैं, जल्दी दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। लेकिन इनका एग्जाम्पल आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है, तब जाके बिल्कुल आसानी होगी। ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पूछा जाएगा तो आप आसानी से जवाब दे सकेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मिनरल्स। मिनरल्स जिसको हिंदी में खनिज कहते हैं। तो द नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल्स आर प्रेजेंट विथ सम इम्प्योरिटीज। तो वैसे नेचुरल सब्सटेंस जो कुछ अशुद्धियों के साथ मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। मतलब एक वैसा पदार्थ जिसमें मेटल्स तो है बट उसके साथ अशुद्धियां भी हैं, उसी को हम लोग मिनरल्स कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो द सब्सटेंस, द नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल्स आर प्रेजेंट विथ सम इम्प्योरिटीज। ओके, नेचर में पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसमें मेटल्स हैं लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज के साथ है, पूरा प्योर नहीं है। ठीक है, पूरा प्योर नहीं है, कुछ इम्प्योरिटीज उसमें है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। ओके, ये मिनरल्स का एग्जांपल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, उसके बाद ये मीका हो गया। ठीक है, ये ग्रेफाइट हो गया, मैग्नाइट, उसके टाइट हो गया, हैलाइट हो गया। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स है खनिज का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ओर्स, अयस्क जिसको कहते हैं। तो ये मिनरल्स से ही होते हैं, मिनरल्स के जैसे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेटल्स की मात्रा मिलेंगी वो मिनरल्स से ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली एंड इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड ओर। इसको हिंदी में कहेंगे जिस खनिज से आसानी से कम खर्च में अधिक मात्रा में धातु ऑब्टेन किया जाता हो उसे हम लोग ओर कहेंगे। तो ओर ऐसा, ये भी एक प्रकार का मिनरल है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिनरल्स में अगर 50% मेटल मिलेगा तो ओर्स में
80% मिलेगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से कम खर्चे में प्राप्त करेंगे ओर से, क्योंकि ओर में ज़्यादा मात्रा में मेटल्स है और इसमें कम मात्रा में मेटल्स है। तो आपको याद रखना है, मिनरल्स में कम मात्रा में मेटल्स मिलेगा, मेटल्स तो मिलेगा लेकिन उसमें कम मात्रा में, ओर्स में अधिक मात्रा में मेटल्स मिलेगा। ठीक है, उसमें मात्रा जो होगी मेटल्स की अधिक होगी। अब ये ओर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हर बार आपको पूछेगा कि आयरन का ओर्स का नाम बताइए, कॉपर का बताइए, जिंक का बताइए। चलिए, तो आयरन का मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, और कॉपर का क्यूपराइट, मैलेचाइट, और जिंक का जिंकाइट, कैलामाइन। तो ये सब हो जाता है और मैंने यहाँ पे एक चार्ट दे दिया है। ठीक है, और इससे आपको नोट डाउन कर लेना है। अल्मुनियम का है बॉक्साइट, डायस्पर, ठीक है, कैलोनाइट, आयरन का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट, लेमोनाइट, और साथ में जो है उसका आपको जनरल फॉर्मूला भी दिया गया है, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, और इससे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहता ही है, इसको एक बार आपको देख लेना है, बीच बीच में आपको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम वक्त में हम लोग को काफ़ी सारा तैयार करना है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड ओर। ओर तो है बट इसमें क्या लग गया है, ऑक्साइड। तो सिंपल सी बात आपको बस दिमाग में याद रखना है कि ये ओर होगा और उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्साइड हो जाएगा। देखिए पढ़ते हैं, वह और जिसमें मेटल के परमाणु मेटल ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होते हैं उसे ऑक्साइड ओर कहते हैं। द ओर इन विच मेटल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल होंगे लेकिन ऑक्साइड के साथ। इसका डिफिनेशन है, देखिए यहाँ फॉर्मूला आप देखिए, ZnO F2O3, देखिए सब में O दिख रहा है, सारे मेटल्स में जहाँ आपको ये O आ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा वो क्या है, ऑक्साइड है। तो जिंक का क्या कहते हैं, मेटल जिंक का जिंकाइट, फेरस का हेमेटाइट, अल्मुनियम का बॉक्साइट, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, ये आपको ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर क्या होता है कि ओर तो है लेकिन उसमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्साइड ओर हो गया। ठीक है, अब है सल्फाइड ओर। बिल्कुल आसान है, देखिए एग्जांपल में ZnS PbS, देखिए इसमें कौन आ गया है, S आ गया है, तो ये कैसा हो गया, सल्फाइड हो गया। तो वह ओर जिसमें मेटल के परमाणु मेटल सल्फाइड के रूप में उपस्थित होते हैं उसे सल्फाइड ओर कहते हैं। द ओर इन विच मेटल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेटल सल्फाइड इज कॉल्ड सल्फाइड ओर। तो मेटल और उसमें Zn मेटल है, उसमें S आ गया तो सल्फाइड हो गया, Pb है उसमें S आ गया तो वो एक सल्फाइड ओर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कार्बोनेट ओर। अब इसमें क्या है, बस कार्बोनेट जुड़ जाएगा। देखिए CaCO3, MgCO3। तो द ओर इन विच मेटल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेटल कार्बोनेट इज कॉल्ड कार्बोनेट ओर। वह और जिसमें मेटल के परमाणु मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं उसे कार्बोनेट ओर कहते हैं। जहां आपको मेटल के साथ कार्बोनेट दिखेगा, CO3 दिखेगा, आप उसको क्या कहिएगा, कार्बोनेट ओर। ओके, चलिए हाइलाइट ओर, ये क्या है, तो द ओर इन विच मेटल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेटल हाइलाइड इज कॉल्ड हाइलाइट ओर। वह ओर जिसमें मेटल के परमाणु मेटल हाइलाइड के रूप में उपस्थित होते हैं उसे हम लोग हाइलाइड ओर कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, तो क्या है, रॉक सॉल्ट, कैरोलाइट, उसके बाद सैलेविन, हॉर्न सिल्वर, कैरोलाइट, फेलोराइट, ये उसका जनरल फॉर्म भी दिया हुआ है, KCl, AgCl, ठीक है, CaF2, ये सारा क्या है आपका हाइलाइड ओर है। ओके, तो बस आपको सिंपल सी बात है, एक बार करके इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, अब है गैंग और मिक्सचर। गैंग और मिक्सचर क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, 12th के बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा गया कि गैंग और मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम लोग।
तो देखिए, द इम्प्योर और अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन ओर, अगर एक ओर है, अगर एक ओर है और इसमें अनवांटेड सब्सटेंस है, अनवांटेड सब्सटेंस मतलब हमको ये नहीं चाहिए, मेटल्स के साथ ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, गैंग हो जाएगा। तो ओर में उपस्थित अशुद्धि या अवांछित सब्सटेंस को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक ओर में जो सब्सटेंस, जैसे हमारे पास एक लोहा, शुद्ध लोहा चाहिए, लेकिन उसमें क्या आ गया हो, बालू आ गया हो, चिकनी मिट्टी आ गया हो, मीका आ गया हो, वो हमें नहीं चाहिए, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, गैंग हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ रही, बहुत आसान सी तो बात है। चलिए ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल रह गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी, धातु कर्म। धातु कर्म क्या है, तो एस्क से प्योर मेटल ऑब्टेन करने की फुल प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है कि हम लोग मेटल प्राप्त करेंगे, मेटल प्राप्त करेंगे तो हम लोग को कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा, स्टेप 1 2 3 4, तब जाकर के हमको प्योर मेटल मिलेगा। तो मेटलर्जी क्या है कि एस्क से, ओर से प्योर मेटल ऑब्टेन करने का फुल प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेटलर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो प्योर मेटल ऑब्टेन करने के फुल प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे। बिल्कुल एकदम, बिल्कुल मैंने एकदम बहुत आसान सा डेफिनेशन करके रखा है, और ये मतलब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन मैंने बिल्कुल आसान सा करके सारा डेफिनेशन बनाया आपके लिए। ठीक है, अब है मेटलर्जी के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, और ये ना 4th स्टेप में कंप्लीट होगा मेटलर्जी का प्रोसेस। ठीक है, पहला है क्रशिंग, और दूसरा नाम होगा इसका ग्राइंडिंग, दूसरा है कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन, और तीसरा हो गया एक्सट्रैक्शन, चौथा हो गया प्यूरिफिकेशन। देखिए, मैं अभी आपको इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टॉपिक वाइज एक एक हम लोग पढ़ते जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन मैं देता जाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग क्या है।